सो इन क्वेश्चंस को कर लो एंड देन बोर्ड्स में 95% बहुत आसान है। सो ये जो क्वेश्चंस है 15 साल के पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद निकल कर आए हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं नेक्स्ट चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस पर। और बाकी सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं, उसको भी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हो। तो इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। इस सेशन का जो पीडीएफ है वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। हाय, माय नेम इज आयुष राज एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार डिड द राजीव गांधी लोंगोवाल एकॉर्ड सक्सीड इन ब्रिंगिंग नॉर्मलसी इन पंजाब। 2019 का सवाल है कि राजीव गांधी लोंगोवाल जो एकॉर्ड हुआ था कितने हद तक सक्सेसफुल रहा पंजाब में नॉर्मलसी लाने में। पहली चीज़ कि आपको ये समझना पड़ेगा कि राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड के बाद भी पीस वहाँ पर स्टार्ट नहीं हो पाई, एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। करीब 1 डिकेड तक वहाँ पर वायलेंस चलता रहा, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन चलता रहा और एक अकाली दल का फ्रैगमेंटेशन आपको दिखेगा। और इवन एक ऐसा समय भी आया जब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को भी बना दिया गया, उसको भी इम्पोज कर दिया गया। यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट द ईयर, राइट, किस साल राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ था। यहाँ पर आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में मुझे अब बताओगे राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड कब हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पेशल स्टेटस गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 मीन, और मेंशन एनी टू प्रोविजंस व्हिच रिफ्लेक्ट स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। आपको बेसिकली बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंदर में क्या स्पेशल स्टेटस मिला था, या दो आपको इसके फीचर्स बताने हैं। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंदर में स्पेशल स्टेटस मिला था उसको, तो भारत के जो अलग स्टेट्स हैं, बाकी जो स्टेट्स हैं उनसे ज़्यादा उनको ऑटोनॉमी दी गई थी, उनका अपना संविधान था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस थे वो डायरेक्टली वहाँ पर अप्लाई नहीं होते थे। वहाँ की जो स्टेट असेंबली है उस पर पास करवाना पड़ता था और उसके बाद ही वो अप्लाई होते थे। तो ये चीज़ है, बाकी उनका अपना एक अलग झंडा और ये सारी चीज़ें थी, राइट। तो ये कुछ स्पेशल स्टेटस थे जो कि जम्मू एंड कश्मीर को दिए गए थे अंडर आर्टिकल 370। 4 मार्कर क्वेश्चन पे आते हैं और पहला सवाल है कि इंडियन अप्रोच टू डाइवर्सिटी या यूरोपियन अप्रोच टू डाइवर्सिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों ही जो सेक्शन है वो किस प्रकार से डाइवर्सिटी को देते हैं। अगर हम इंडियन अप्रोच की बात करें तो इंडियन अप्रोच में डाइवर्सिटी को एक तरह से कह सकते हो कि वो पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। वो यूनिटी की बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, अलग अलग रीजन्स के राइट को प्रिजर्व करने की बात करते हैं कि भाई आपका जो डिफरेंट कल्चर है चलो उसको भी हम लोग एकोमोडेट करेंगे और उसके साथ ग्रो करेंगे। मतलब ये एक तरह से और ज़्यादा फ्लोरिश करने वाली चीज़ निकल के आती है। वो यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों को बैलेंस करना जानते हैं, राइट। और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर में उनके एस्पिरेशंस को रिकग्नाइज भी करते हैं, ठीक है। लेकिन यूरोपियन अप्रोच क्या कहता है कि डाइवर्सिटी इज थ्रेट टू द नेशन एंड यूनिटी। मतलब डाइवर्सिटी अगर है, चाहे वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, कल्चर डाइवर्सिटी हो, ये सारी चीज़ें ये थ्रेट है नेशन के लिए। इसलिए आप देखोगे कि यूरोपियन नेशंस में कई बार क्या होता है कि रिलीजियस सिंबल पे या रिलीजियस ड्रेस को पहनने पर बैन लगा दिया जाता है, या अलग कोई लैंग्वेज बोल रहे हो तो उसको सप्रेस करने की मुहिम चलती है कि भाई यही लैंग्वेज केवल होना चाहिए, सारी चीज़ें, क्योंकि वो डाइवर्सिटी को एज ए थ्रेट देखा करते हैं, ठीक है, और इसलिए उसको सप्रेस करते हैं। तो इंडिया का अप्रोच क्या है, यूनिटी डाइवर्सिटी वाला। डाइवर्सिटी किसी देश के कल्चर को और ज़्यादा फ्लोरिश करता है और ज़्यादा इनरिच करता है। यूरोपियन अप्रोच क्या कहता है, ये थ्रेट बनता है यूनिटी के लिए और हमारे देश के आइडेंटिटी के लिए। तो ये डिफरेंस है इंडियन अप्रोच और यूरोपियन अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई एंड हाउ डिड द मिजो मूवमेंट फॉर सेसेशन गेन पॉपुलर सपोर्ट। मतलब इसमें आपको मिजो मूवमेंट के बारे में कहना है, ज़्यादा ये सारी चीज़ें समझनी है, बस ये कि मिजो मूवमेंट के बारे में आपको लिखना है। मिजो मूवमेंट की अगर बात करूँ तो देखो, पहले जो मिजोरम, अभी के समय में जो मिजोरम आप देख रहे हो उस समय का आसाम वाला जो एरिया, आसाम का जो स्टेट था उसका पार्ट हुआ करता था और बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किए जाते थे, उनके डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है एंड सो ऑन। बट ये चीज़ और ज़्यादा क्यों इंटेंसिफाइड हो जाती है, क्योंकि 1959 में मिजो की पहाड़ियों पर एक तरह से फेमिन पड़ा, ठीक है, अकाल पड़ा था और इन लोगों ने आसाम गवर्नमेंट से डिमांड किया कि हमें रिलीफ के लिए इतने सारे पैसे चाहिए और सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन आसाम गवर्नमेंट ने उनको उनके नीड्स को रिकग्नाइज नहीं किया या फिर उस चीज़ को ठीक करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे क्या हुआ कि मिजो हिल्स में जो रहने वाले लोग थे वो गुस्सा हो गए और वो ये कहना शुरू कर दिए कि हम लोग कभी ब्रिटिश इंडिया के पार्ट नहीं थे, तो इसलिए हम इंडियन यूनियन के भी पार्ट नहीं है। और वहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट करके एक संगठन बनता है और वो इस चीज़ को लीड करना शुरू कर दी और उन्होंने
विद्रोह करना शुरू कर दिया कि भाई हमें भारत से अलग ही अलग होना है। 1966 में आकर मिजो नेशनल फ्रंट ने एक आर्म कैंपेन को भी शुरुआत कर दिया और करीब 2 डिकेड लॉन्ग फाइट चली मिजो नेशनल फ्रंट, मिजो इंसर्जेंट जो थे वो और इंडियन आर्मी के बीच में। बाद में इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ने भी वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कदम लिए गए थे। बट आफ्टर 2 डिकेड्स ऑफ इंसर्जेंसी फाइनली सेटलमेंट होता है। राजीव गांधी जो उस समय के प्रधानमंत्री थे 1986 में लाल देंगा के साथ, जो मिजो नेशनल फ्रंट के लीडर थे, उनके साथ सेटलमेंट में आते हैं। मिजोरम को एक फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा मिलता है, मतलब आसाम से अलग करके मिजोरम को बना दिया जाता है और एमएनएफ ने भी छोड़ दिया अपना जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट था उसको। ठीक है, दे केम वेरी हैप्पीली विद द इंडियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड इसने क्यों सिख सेंटिमेंट को हर्ट किया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार एक मिलिट्री कैंपेन था जिसको जून 1984 में लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत में हुआ गया था। देखो, इस चैप्टर पे ना बहुत अच्छा वीडियो, बहुत ही रिसर्च एंड बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया चुका है मेरे द्वारा, तो आप उसको देख सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च लगा है, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे जो आर्टिकल्स होते हैं उसको मैंने इंक्लूड करते हुए, वीडियो फुटेज को इंक्लूड करते हुए वीडियो बनाया है। तो आप उसको भी देख सकते हो अगर आपको पूरा जो डीप नॉलेज है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या परिस्थितियाँ निकल के आई थी, अलग अलग गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था उसके ऊपर, सारी चीज़ें। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो ऑफ रीजनल एस्पिरेशन। आप डायरेक्ट वहाँ पर लिख सकते हो यूट्यूब में रीजनल एस्पिरेशन ब्लेड ह्यूमैनिटी, आपको मिल जाएगा। हुआ क्या था 1984 में कि जो भिंडरा वाले थे, सिख मिलिटेंट आप कह सकते हो उनको, जो कि एक अलग देश की डिमांड कर रहे थे उस समय में, या बहुत सारी चीज़ें थी कि हमें खालिस्तान बनाना है और ये सारी चीज़ें करनी है। तो उन्होंने स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है उसको अपना एक कह सकते हो कि हेडक्वार्टर बना लिया था, एक अड्डा बना लिया था, और वहीं से वो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ इंसर्जेंसी को लीड कर रहे थे, वहीं से चला रहे थे। तो क्या होता है कि फिर इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, इंदिरा गांधी के अंदर में सरकार थी और उन्होंने ऑर्डर दिया कि नहीं, हम लोग मिलिट्री को वहाँ पर भेजेंगे और इस कैंपेन को ख़त्म करेंगे। इसी ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि उस लड़ाई में जो वहाँ पर जो इंसर्जेंट थे और इंडियन मिलिट्री फोर्सेज थे एंड पुलिस थी, उनके बीच जो लड़ाई हुई, इससे जो अकाल तख्त था ना, जो स्वर्ण मंदिर में, उसको काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँची। उस इमारत की दीवारों पे काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुँची और इससे सिख सेंटिमेंट हर्ट हुआ। उनको लगा कि भारत सरकार ने क्यों मिलिट्री फोर्सेस को इंटर करने की अनुमति दी, और ये एक तरह से कह सकते हो ऑर्डर दिया। ठीक है, और अकाल तख्त को नुकसान पहुँचा, स्वर्ण मंदिर को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा। तो सिख धर्म ने इसको अपने धर्म पे, अपनी आस्था पे एक तरह से अटैक माना और इसके कारण से फिर और ज़्यादा मिलिटेंट मूवमेंट वहाँ पर राइज हो गया था। ठीक है, और इवन पंजाब में और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी फूटा था सिख लोगों में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन आउटकम ऑफ द राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड इन जुलाई 1985? राजीव गांधी और लोंगोवाल के बीच में जो अकॉर्ड हुआ था 1985 में, उसके क्या मेन आउटकम थे? राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड को हम लोग पंजाब अकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसका मेन मकसद यही था कि पंजाब में वापस से नॉर्मलसी लाई जा सके। यही था कि चंडीगढ़ को ट्रांसफ़र किया जाएगा पंजाब को, एक सेपरेट कमीशन बनाया जाएगा जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे पंजाब और हरियाणा के बीच में, और एक ट्रिब्यूनल भी बनाया गया कि रावी और ब्यास नदी के पानी को किस प्रकार से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो आफ्सपा है, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, उसको भी विड्रॉ करने की यहाँ भी बात थी। ठीक है, लेकिन इस सबसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। पंजाब में जो नॉर्मलसी है वो काफ़ी लंबे समय तक अचीव नहीं हो पाई, वो वापस नहीं लौट पाया। राइट, दीज वर द आउटकम। 2012 का ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में मर्ज करने के समय क्या क्या दिक्कतें निकल के आई थी जिसके कारण से देर हो गई? जन्म आते आते 1948 में जाकर जम्मू एंड कश्मीर भारत का पार्ट बनता है। 2015 का ये सवाल है। सबसे पहला मेन रीज़न, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट। पाकिस्तान ये मान के चल रहे थे, पाकिस्तान के लीडर्स ये मान के चल रहे थे कि क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो प्रिंसली स्टेट है उसमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है, और तो इस कारण से कश्मीर को भारत का नहीं पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, और इस कारण से पाकिस्तान ने फिर अटैक कर दिया था उसको कैप्चर करने के लिए एंड ऑल बिकॉज ऑफ दैट। तो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत से ही, इंडिपेंडेंस के बाद ही, पार्टीशन के बाद ही एक कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसके कारण से छोटा सा टसल क्रिएट हो गया। दूसरी चीज़, वहाँ के जो महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर रियासत के, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने भी किसी को ज्वाइन करना ना चुना, उन्होंने
कहा कि ना हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे ना पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, और दोनों कंट्री के साथ निगोशिएट कर रहे थे ये सारी चीज़ें। तीसरी चीज़, जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनके एस्पिरेशंस, इसके कारण भी एक तरह से कह सकते हो कि डिले हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर के जो लोकल पॉपुलेशन है ना, वो अपने आप को ना ही इंडियन मानते थे या ना ही पाकिस्तानी मानते थे। दरअसल उनके अंदर में कश्मीरियत ज़्यादा है, ठीक है, उनके अंदर में कश्मीरियत ज़्यादा है, कश्मीरी आइडेंटिटी उनके अंदर में ज़्यादा है। वो अपने आप को हिंदू या मुस्लिम देखने से पहले अपने आप को कश्मीरी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तवज्जो देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। और कुछ लोगों का ये मानना था कि जम्मू एंड कश्मीर चलो इंडिया का पार्ट बन गया, लेकिन उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी वगैरह भी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब कारणों से आप देखोगे कि मर्जर जो प्रोसेस था जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया के साथ, उसमें काफ़ी ज़्यादा लेट होता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आती हैं, और आज भी वो दिक्कतें देखने को मिलेगी वहाँ के लोगों के ओपिनियंस में एंड ऑल अबाउट दैट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट लेसन्स कैन वी ड्रॉ फ्रॉम रीजनल एस्पिरेशन इन इंडिया? क्या लेसन हम लोग सीख सकते हैं रीजनल एस्पिरेशन से? देखो, रीजनल एस्पिरेशन एक डेमोक्रेसी में एक नॉर्मल सी बात है। किसी भी देश का एग्जाम्पल ले लोगे, वहाँ पर रीजनल एस्पिरेशंस होते ही हैं, ठीक है। लेकिन उसको टैकल करने का, उसको सॉल्व करने का, उसको रिस्पॉन्ड करने का ये तरीका नहीं हो गया कि उसको सप्रेस कर देंगे। रीजनल एस्पिरेशन होगा, अलग अलग रीजन्स के अलग अलग डिमांड होंगे अलग अलग चीज़ों के लिए, लेकिन उसको सप्रेस नहीं करा जाना चाहिए। अगर वो डिमांड्स जायज़ हैं तो आप उनको एड्रेस करो, उनको एक्नॉलेज करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भारत सरकार के सामने भी 1980s के बाद कई सारे रीजनल एस्पिरेशन के मुद्दे सामने आते हैं, जिसके कारण टेंशंस क्रिएट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने उसको सप्रेस करने की कोशिश करी ज़बरदस्ती से। जो भी लेजिट डिमांड थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करी गई विद डिफरेंट एकॉर्ड्स, विद डिफरेंट नेगोशिएशन, टॉक्स एंड ऑल अबाउट, ठीक है। तो इस तरीके से टेंशंस को रिड्यूस करने की कोशिश करी गई। और पावर शेयरिंग जो होता है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रीजनल एस्पिरेशन का। आप केवल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बना के स्टेट को ऑटोनॉमी दे के सारी चीज़ें नहीं सॉल्व कर लोगे। रीजन्स को भी आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना होगा, ताकि उनको यह नहीं लगे कि वो एलिनेटेड है, वो उनसे अलग है। और कई बार क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर आप पीछे चले गए हो, तो इस कारण भी लोग विद्रोह कर देते हैं कि भाई हम पिछड़े क्यों हैं, और ये सारी चीज़ें कि दूसरे जो जगह हैं, दूसरे जो क्षेत्र हैं, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, हम लोग बेचारे पीछे। तो आपको एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर आप देश को देख रहे हो, तो आपको सभी क्षेत्रों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें बेहतर हो पाएंगी और इस तरीके के डिमांड्स नहीं होंगे कि भाई हमें अलग होना है या हमें ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे श्रीलंका में हुआ था ना कि तमिल्स को जब सप्रेस किया गया बाय सिन्हाले पॉपुलेशन, तो उस समय तमिल्स ने कहा कि भाई हमें अलग देश ही बनाना है। ऐसे चीज़ें नहीं होंगी कैसे? जब आप उनके डिमांड्स को भी सुनोगे, उसको एक्नॉलेज करोगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। 6 मार्कर क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, एनालाइज एनी 3 मेन कॉजेज ऑफ अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। 3 कारणों के बारे में आपको बताना है। पहली चीज़, कश्मीर डिस्प्यूट, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था। कश्मीरी आइडेंटिटी एंड एस्पिरेशन, जो कि कश्मीरियत आइडेंटिटी से अपने आप को रिकॉग्नाइज करते थे, उनके अपने अपने एस्पिरेशंस थे। इवन कि इंडिपेंडेंस कैसे होना चाहिए हम लोगों को, पाकिस्तान को मर्ज करना, पाकिस्तान में मर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इंडिया से साथ मर्ज होना चाहिए तो कितनी ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, ज़्यादा या कम, इस पर अपनी अपनी उनके राय हुए करते थे। इंटरनल डिवीज़न भी था। देखो, जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है 3 पार्ट में बटा हुआ है। जो जम्मू वाला रीजन है, उसमें आप देखोगे कि जो हिंदूज़ का पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। कश्मीर का रीजन है, वहाँ पर आप मुस्लिम्स के पॉपुलेशन को ज़्यादा पाओगे। और लद्दाख का जो रीजन है, वहाँ पर आप जो बुद्धिस्ट है और मुस्लिम्स है, उनके पॉपुलेशन देखोगे, जिसमें ज़्यादातर बुद्धिस्ट। तो आप तीनों रीजन को आप देखोगे ना, तो इन तीनों रीजन को मिला के पूरा जम्मू एंड कश्मीर बनता है। तो एक इंटरनल डिवीज़न भी आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ की जो ज्योग्राफी है वो भी अलग अलग है। कश्मीर का ज्योग्राफी है काफ़ी अलग है। जम्मू का जो ज्योग्राफी है वो वैलीज एंड जो मैदानी इलाके वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कश्मीर पूरा बर्फ़ से ढका हुआ, लद्दाख वाला पूरा बर्फ़ से ढका हुआ। एथनिसिटी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी से यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर एक काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट बना रहता है और प्रॉब्लम्स बने रहते हैं। नेक्स्ट, describe the internal and external disputes responsible for making the politics of Jammu and Kashmir continuously controversial.
वो क्या इंटरनल डिस्टर्बेंस या इंटरनेशनल कंट्रोवर्सीज है या कॉन्फ्लिक्ट्स है या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स है जिसके कारण से वहाँ पे प्रॉब्लम्स बने रहते हैं आज भी। 2008, 2015, 2016 का ये सवाल है कि क्या इंटरनल प्रॉब्लम है, क्या एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स। छोटा सा इंट्रो दोगे कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स में हमेशा से आप कंट्रोवर्शियल देखोगे और कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से चीज़ें चलती रहती। एक्सटर्नली अगर बात करें तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान हमेशा से क्लेम करते आ रहा है कि कश्मीर वैली उसका है और उसी का होना चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ की मुस्लिम्स की ज़्यादा है। और इवन आज़ाद होने के बाद ही सीधा सीधा मतलब हम देखोगे आज़ाद हुए नहीं कि उन्होंने अटैक कर दिया टू एनेक्स कश्मीर एंड ऑल। उन्होंने एक ट्राइबल इन्वेजन को उन्होंने एक तरह से इंडोर्स किया था और इंडिया ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि भाई ये चीज़ें नहीं है। वहाँ पे इंडिया कश्मीर के जो राजा उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया से साइन किया एंड कश्मीर पीपल वांट टू ज्वाइन इंडिया एंड द नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो कि वहाँ की एक तरह से उन लोगों के मुखालफत करने वाली एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल पार्टी थी, वो ज्वाइन करना चाहते थे इंडिया को। ठीक है, इंडिया क्लेम करता है कि पाकिस्तान जहाँ तक घुस आया है वो इलीगल ऑक्यूपेशन है और उसको इंडिया पीओके कहता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर कहता है। तो ये एक पूरा एक्सटर्नल कंट्रोवर्सी है जो कि चलता रहता है और बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहते हैं। इंटरनली बात करें तो आर्टिकल 370 पे अलग अलग राय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ के लोग जो आर्टिकल 370 क्यों दिया गया, ठीक है, भारत के जो अलग अलग स्टेट के लोग हैं वो ये मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों दिया गया है, दूसरे स्टेट्स की तरह ही उनको ट्रीट करो। ठीक है, ऑटोनॉमी देने की क्या ज़रूरत है, इतनी ज़्यादा छूट देने की क्या ज़रूरत है। फिर कश्मीर के जो काफ़ी लोग हैं वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 इनफ नहीं था, उनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट चलते रहते थे और फाइनली तो अब आर्टिकल 370 हट ही गया। 2019 में ये चीज़ें हटा दी गई और उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया। 31 अक्टूबर में इम्प्लीमेंट किया गया चीज़ें कि जम्मू कश्मीर का जो पूरा स्टेट है उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 2 यूटी बना देंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें जम्मू कश्मीर का जो यूटी होगा उसमें असेंबली भी होगी और आर्टिकल 370 को पूरी तरह से एब्रोगेट भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा के लिबरेशन के बारे में आपको बताना है। गोवा के लिबरेशन की कहानी बतानी है कि किस प्रकार से पोर्टुगीज से उसको आज़ाद करवाया गया और इंडियन यूनियन का वो पार्ट बना था। 2015 एंड 16 का सवाल है। गोवा काफ़ी बाद में जाकर भारत का पार्ट बना था। 16th सेंचुरी से आप देखोगे कि गोवा, दमन और दीव वाला जो एरिया है वो पोर्टुगीज कंट्रोल में था। आपको पता होगा कि जो भारत में सबसे पहले जो विदेशी आक्रांताएँ हैं, यूरोपियन आक्रांता, उनमें सबसे पहले पोर्टुगीज ही थे। वास्को डिगामा वो एक पोर्टुगीज था और वो वाले एरिया पर उनका कंट्रोल हुआ करता था, गोवा, दमन, दीव और ये सारी चीज़ें। और गोवा के पर्टिकुलरली बात करूँ तो वहाँ के लोगों को सप्रेस किया गया, वहाँ पे फोर्सफुली रिलीजियस कन्वर्जन करवाया गया, ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें करी गई, उनको सिविल राइट्स नहीं दिए गए, सारी चीज़। 1947 में भारत आज़ाद हो गया और 47 में भारत आज़ाद होने के बाद भी गोवा पोर्टुगीज़ की ही कॉलोनी बनी हुई थी। बाद में फिर नेगोशिएशन चल रहा था, बोला जा रहा था कि पोर्चुगल को कि छोड़ दो, निकलो यहाँ से, ये भारत का पार्ट है, तो बट वो छोड़ नहीं रहे थे। तंग होके नेहरू जी ने कहा कि भाई बहुत हुआ और इंडियन आर्मी को वहाँ पर भेजा गया, ऑपरेशन विजय उसका नाम दिया गया और फाइनली दिसंबर 1961 में इंडियन आर्मी ने वहाँ पर आर्मी भेजकर गोवा को आज़ाद करवा दिया गया और पोर्टुगल वाले वहाँ से निकल गए। उसके बाद गोवा को यूटी बनाया गया। शुरुआत में गोवा एक यूनियन टेरिटरी थी और फिर वहाँ पर एक तरह से कह सकते हो कि ये भी चीज़ थी कि कुछ लोगों का ये डिमांड था कि गोवा को महाराष्ट्र का पार्ट बना देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जब लोगों से पूछा गया कि क्या आप महाराष्ट्र के साथ जुड़ना चाहते हो, ये सारी चीज़ें, तो ज़्यादातर लोगों ने वोट किया कि नहीं, हमें अलग ही रहना है। ठीक है, ओपिनियन पोल में ये चीज़ें। बाद में फिर 1987 में फाइनली गोवा को एक स्टेट बना दिया गया इंडियन यूनियन का। तो ये पूरी कहानी रही। 61 का आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि 61 में ही पोर्चुगल से आज़ाद होकर इंडियन यूनियन का पार्ट बना था। शुरुआत में यूटी और फिर 87 में जाकर वो एक फुल फ्लेज स्टेट बना। सिक्किम की कहानी रखनी। 12th क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ सिक्किम फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस टू इट्स मर्जर विद इंडिया। ये भी काफ़ी बाद में जाकर इंडिया में ऐड हुआ है। देखो, सिक्किम शुरुआत के समय में अगर इंडिपेंडेंस के समय की बात करें तो एक प्रोटेक्टरेट हुआ। प्रोटेक्टरेट मतलब इंडिया के संरक्षण में चीज़ें थी। इंडिया वहाँ के डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस को देखा करता था। वहाँ के अपने राजा थे, चोग्याल राजवंश के वहाँ पर किंग, जो कि वहाँ पर रूल किया करते थे। बट
चोग्याल के अंदर में स्ट्रगल राइज हुआ, वहाँ पे जो नेपाली मेजोरिटी के लोग थे उनके खिलाफ ये चीज़ें शुरू हो गई और उन्होंने फिर राजा के खिलाफ स्ट्रगल शुरू कर दिया और फिर जो चोग्याल राजा थे उन्होंने इंडिया से मदद मांगी और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप इंडिया का पार्ट बन जाओ और 1974 में सिक्किम में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है और सिक्किम कांग्रेस वहाँ पर इंडिया के साथ इंटीग्रेट होने की बात करती थी और वो चुनाव जीत जाती है। बाद में 1975 में जो असेंबली है वहाँ पे सिक्किम कांग्रेस है, वही चुनाव जीती हुई है। उन्होंने फिर एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कि अब हम लोग इंडिया के पार्ट बनेंगे और चोग्याल राजवंश के जो राजा थे उनको बिना पूछे, बिना उनका बिना कह सकते हो सहमति लिए हुए जो वहाँ की असेंबली है वो एक रिजोल्यूशन पास कर देती कि भाई हम लोग इंडिया को इंटीग्रेट होंगे और फिर इंडियन पार्लियामेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया कि सिक्किम भारत का पार्ट बनता है और 1975 में 22nd इंडियन स्टेट बना भारत का सिक्किम। ठीक है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे थे इंडियन यूनियन के साथ जुड़ना, तो इस कारण से कोई बहुत ज़्यादा विवाद नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हुआ, फाइनली ये चीज़ें हो गई। राइट, तो इस तरीके से सिक्किम ऐड हुआ, वो भी काफ़ी बाद में जाकर 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ईवी रामास्वामी पेरियार इन द Dravid movement and formation of Dravid Kazhagam DK. Why did the DK get split and enter into the politics as DMK? ईवी रामास्वामी नैकर और पेरियार के बारे में आपको बताने कि उनका द्रविड़ मूवमेंट में क्या रोल था और द्रविड़ कज़ागम को बनाने में उनका क्या रोल था। राइट, और फिर क्यों डीके स्प्लिट होकर डीएमके बन के पॉलिटिक्स में आई। देखो, ईवी रामास्वामी नैकर जो थे, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, उन्होंने द्रविडियन मूवमेंट को शुरुआत करा था और वो द्रविडर कज़ागम करके एक तरह से कह सकते हो कि मूवमेंट को लीड कर रहे थे। पेरियार ब्राह्मणिक डोमिनेंस को उसको अपोज किया करते थे कि जो ब्राह्मण का डोमिनेंस है और ये सारी चीज़ें, चाहे वो शिक्षा की बात हो या रिलीजियस चीज़ें हो, तो उसमें तो उस चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा अपोज किया करते थे और वो नॉर्थ इंडियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर इन्फ्लुएंस को भी अपोज किया करते थे कि भाई नॉर्थ इंडियन का डोमिनेंस क्यों है इंडिया के कल्चर में, इंडिया के पॉलिटिक्स में, ये सारी चीज़ें। तो एक तरह से वो साउथ आइडेंटिटी को और ज़्यादा मजबूत कर रहे थे। ठीक है, और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को अपोज कर रहे थे। फिर पेरियार के इन्फ्लुएंस में डीके जो है फिर वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम और पॉलिटिक्स में इंटर करते इन द ईयर 1953-54 में। उनके डीएमके की अर्ली डिमांड्स की अगर बात करो, शुरुआती समय में उनके पॉलिटिक्स किसके इर्द गिर्द घूमती थी, तो पहली चीज़ कि कलाकुडी रेलवे स्टेशन का नाम जो बदल कर दिया गया था बिड़ला के नाम पर, डालमिया के नाम पर डालमिया नगर कर दिया गया, डालमियापुरम कर दिया गया था, उसको वापस से रीस्टोर करना। ठीक है, नॉर्थ इंडियन सिंबल्स को जो स्कूल्स में जो साउथ इंडियन आइडेंटिटी की चीज़ है, साउथ इंडियन कल्चर की चीज़ है, वही पढ़ाया जाना चाहिए। नॉर्थ इंडियन सिंबल क्यों साउथ में लाए जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें। बाद में फिर डीके और डीएमके के बीच में स्प्लिट होता है जब डीके की लीडर सी अन्नादुरई का देहांत हो जाता है और इन स्प्लिट के बाद भी द्रविडियन पॉलिटिक्स में आप देखोगे डीएमके और फिर एआईडीएमके भी निकल के आते हैं, जो कि ये कहते हैं कि हम असली द्रविडियन पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी पार्टी, चाहे वो डीएमके हो या एआईडीएमके हो, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम जो कि जयललिता की पार्टी, वो सब द्रविडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी लंबे समय तो आज तक इन्फ्लुएंस करते हुए आ रही है। तो कई सारे डिमांड्स थे। ठीक है, ये पूरा द्रविडियन मूवमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसाम मूवमेंट के बारे में आपको बताना है। 1979 से 85 के बीच में जो आउटसाइडर के अगेंस्ट में मूवमेंट लॉन्च किया गया था। आसाम मूवमेंट को लॉन्च किया था आसू मतलब ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन। इसका मेन मकसद यही था या मेन डिमांड यही था कि जो इलीगल इमिग्रेशन हुए आसाम में, बांग्लादेश से बंगाली लोग जो वहाँ पर आ गए हैं, आउटसाइडर्स जो आ गए, उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। तो मूवमेंट का मेन मकसद क्या था कि 1951 के बाद से जो भी आउटसाइडर्स आसाम में बसे हैं उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। क्या दिक्कत थी? अब बाहरी लोग वहाँ पर बस गए थे, तो वहाँ के जो अपने लोग थे उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम हो रही थी, उनका कल्चर सब नहीं हो रहा था। तो इन सब कारणों से ये कहा गया कि बाहरी लोगों का यहाँ पे आना रोकना चाहिए और फिर ये स्ट्रगल शुरू हो जाता है, ये पूरा अपराइजिंग शुरू हो जाता है और इसमें उन्होंने ट्रेन्स के मूवमेंट को भी रोक दिया। ऑयल की सप्लाई जो कि आसाम से बिहार जा रही थी, बरौनी में रिफाइनरी वगैरह है तो वहाँ तक जा रही थी, उसको भी रोक दिया गया था। करीब 6 सालों तक पूरा ये मूवमेंट चला। आसाम के जो ये आसू वाला जो स्टूडेंट का एक यूनियन था, उनके और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, और फाइनली 1985 में जाकर आसाम में अकॉर्ड साइन होता है आसू और इंडियन गवर्नमेंट मतलब राजीव गांधी के बीच में। उस अकॉर्ड में यही थी
कि हम लोग फॉरेनर्स को डिपोर्ट करेंगे वहाँ से, जो भी आसाम में घुस के आए हैं बाहरी लोग, उनको हम लोग बाहर निकालेंगे। उसके बाद फिर एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनती है, असम गण परिषद, ठीक है। 1985 में इलेक्शन के बाद वो पावर में आते और उन्होंने गोल्डन असम बनाने की बात करी थी कि भाई फॉरेन नेशनल्स को यहाँ से निकालेंगे और फिर ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें इवन हाल के समय में जो एनआरसी और सीएए वाली चीज़ें थी, वो कमोबेश इसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करती हुई निकल के आ रही थी, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दैट्स इट इन दिस सेशन, और सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप देखोगे तो ये सारे टॉपिक्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर से हो या मिजोरम की बात हो या आसाम की बात हो या द्रविड़ वाले मूवमेंट की बात हो, इन सब से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। और मैंने आपको इसको लॉन्ग फॉर्म में इसलिए बता दिया है कि अगर आपको लॉन्ग फॉर्म में ये क्वेश्चंस याद रहेंगे तो आप उसको शॉर्ट आंसर में भी आसानी से लिख सकोगे। एनीवे, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने की कोशिश करो। अगर आपको कहीं पर कभी दिक्कत आती है, आप पूछ सकते हो हमसे, डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फिर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताना, एंड पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड, जय हिंद।